आप सभी को नमस्ते। चलिए पॉलिटी का काम कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी में समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता जो है आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट में जानेंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, समान नागरिक संहिता क्या है? व्यक्तिगत मामलों में समान नागरिक संहिता मतलब सभी नागरिकों के लिए समान संहिता, समान कानून। और ये किस किस संदर्भ में बात कर रहा है? ये व्यक्तिगत मामलों के बारे में बात कर रहा है। भाई व्यक्तिगत मामले कौन से होते हैं? विवाह होता है, अभिरक्षा होती है, दत्तक ग्रहण होता है, विरासत होती है। जो विरासत, जो उत्तराधिकार, आपको अपनी संपत्ति जो है अपने पुत्र के नाम करनी है, उसको अपने पुत्र के नाम करनी, इस प्रकार से आपको विवाह करना है, विवाह विच्छेद करना है, आपको गोद लेना है अभिरक्षा के लिए। तो ये सब व्यक्ति के ना व्यक्तिगत मामले हैं और इनके लिए हमारे देश में अलग अलग कानून हैं। मुस्लिमों का अलग से पर्सनल लॉ होता है, हिंदुओं के लिए अलग से जो है हिंदुओं का पर्सनल लॉ है। ठीक है, तो उनके अलग अलग जो है व्यक्तिगत कानून हैं। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है। इसका प्रावधान किया गया है और फिलहाल अगर हम बात करें तो गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, तो हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या क्या व्यक्तिगत मामलों में भी, क्या सिविल और आपराधिक मामलों में समान नागरिक मतलब सभी के लिए समान कानून है हमारे हमारे जो है संविधान में, हमारी आईपीसी या सीआरपीसी में। बट जो है व्यक्तिगत मामलों में भी ये लागू होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो इसके पक्ष में हम देख लेते हैं कि क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। चलिए, तो ये कह रहा है कि भाई समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि जो भिन्न भिन्न कानून है ना उनको सरल बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अलग जैसे कि हिंदू कोड बिल हो गया है, शरीयत कानून हो गया है, क्योंकि जो ये अलग अलग कानून हैं इनका ठीक से क्रियान्वयन करना ये चुनौतीपूर्ण होता है और इससे जो है न्याय प्रक्रिया में देरी होती है। ठीक है, नंबर 2, कई न्यायिक घोषणाएं जो हैं उन्होंने यूसीसीएन की समान नागरिक संहिता का पक्ष लिया है। हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं, साहब बेगम बानो वाद 1985 में आया था ये। और इस जो है बेगम ये जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी का पक्ष लिया है। क्योंकि ये जो शाहबानो बेगम थी, इनके पति जो जैसे कि हिंदुओं में क्या होता है, या फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे विवाह विच्छेद होता है तो पति को अपनी पत्नी को उसके गुजारा भत्ता देना होता है। लेकिन मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं भी एक भारत की नागरिक हूँ, तो मुझे भी जो अन्य जो भारतीय महिलाएं हैं उनके समान मुझे भी तो ये अधिकार होना चाहिए कि मैं भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकूं। लेकिन वहीं उसके पति ने क्या तर्क दिया कि हमारे व्यक्तिगत जो हमारा धर्म है वह इसकी इजाज़त नहीं देता है, हमारे धर्म में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है साहा बेगम बानो वाद में क्या है जो है समान नागरिक संहिता का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि आपको यह देना ही होगा, गुजारा भत्ता आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब न्यायाधीश भी इस पक्ष में है कि भाई समान नागरिक संहिता जो है कहीं ना कहीं लागू होनी चाहिए। ठीक है, लैंगिक आधार पर न्याय, आपने देखा होगा कि ये जो व्यक्तिगत जो कानून होते हैं ना इसमें अक्सर ये जो है ये उत्पीड़न का एक आधार बनते हैं और अक्सर इसमें महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है धर्म के नाम पर। तो यदि समान नागरिक संहिता हो जाएगी ना तो फिर ये इस प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं होगा, लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, अब ये जो अलग अलग से कानून हैं, अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं, तो ये अपने आप में इस प्रकार से ये भावना पैदा करते हैं कि हम हिंदू हैं तो हमारे धर्म की ये विशेषता है, हमारे लिए ये कानून है, इन दूसरे लोगों के लिए ये कानून है। जब सभी के लिए एक समान कानून हो जाएगा तब ना ही तो कोई इस प्रकार का उत्पीड़न होगा धर्म के आधार पर और एक राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय सामंजस्य की भावना का विकास होगा। ठीक है, तो चलिए अब विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं भाई वो भी देख लेते हैं। विपक्ष में क्या कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है भी हमें, क्योंकि संविधान ने, क्योंकि वो लोग ये विपक्ष में अपनी बात ये इस प्रकार से रखते हैं कि क्योंकि हमारे संविधान ने आर्टिकल 25, 26 और आर्टिकल 29 के तहत हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है। भाई 25 क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानो, उसका प्रचार प्रसार करो, आपको पूरी छूट है। 26 क्या कहता है कि आप अपने धार्मिक मामलों का ना प्रबंध करने का आपको अधिकार है। तो फिर विवाह तो हमारा धार्मिक मामला हुआ ना, इसमें राज्य का क्या काम है, राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 29 क्या कहता है कि आप अपने कल्चर को, आप अपनी धर्म विशेष संस्कृति का संरक्षण कर सकते हो। भाई हमारे जो धार्मिक संस्कृति है, अब मान लीजिए, अब देखिए, अब ये जो मुस्लिम धर्म है इसकी बात करें तो इसमें क्या है, कई विवाह कर लो और इसमें जो है
आप 3 तलाक मतलब शब्द कहते ही उसका तलाक हो जाएगा, इसमें औरत की तो सहमति ही नहीं ली जाती है, ठीक है? और भी जो है इसमें बहुत जो है कई बुरे ऐसे काम हैं जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न होता है। इसी प्रकार से अगर हम राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में धर्म के नाम पर एक ऐसी प्रथा है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि बाल विवाह अधिक से अधिक होते हैं। बाल विवाह क्या होते हैं? अधिक से अधिक होते हैं। गणगौर प्रथा कुछ इस प्रकार की वहाँ पे प्रथा है कि उस त्योहार के अवसर पर क्या होता है, अधिक से अधिक बाल विवाह होते हैं। तो इस प्रकार धर्म के नाम पर जो ये कुरीतियाँ फैल रही हैं हमारे समाज में, इनको रोकना चाहिए, ठीक है? इनको रोकना चाहिए। तो वो कहते हैं कि भई, तो जो विपक्ष में तर्क देते हैं वो कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मामला है, ये हमारा धार्मिक मामला है और राज्य का इसमें कोई काम नहीं है। हमें हमें जो है संविधान की तरफ से ये छूट मिली हुई है। तो व्यक्तिगत कानून जो होते हैं ना वो, और नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि जो व्यक्तिगत कानून होते हैं ना वो समवर्ती सूची का विषय है, और इसमें केंद्र यह दावा करता है कि हम कानून नहीं बना सकते। यह राज्य का विषय है तो राज्य ही इसको नियमित करने के लिए कानून बनाए। अब राज्य तो हमारे यहाँ पे 28 राज्य हैं। अब सभी एक जैसा कानून तो नहीं बनाएंगे, तो फिर भी कानून में जो है विविधता आपको नज़र आ ही जाएगी, ठीक है? तो चलिए, और राज्य जो है ये वोट बैंक की राजनीति के चलते धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से भी बचते हैं, ठीक है? तो चलिए, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और यह विविधता के विरुद्ध है, क्योंकि जो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि आप एक जैसा कानून कैसे ला सकते हैं, जबकि एक जैसे लोग तो नहीं है ना, उनका कल्चर अलग, उनका धर्म अलग है। जब हमारे राष्ट्र की जड़ों में ही विविधता विद्यमान है, तो आप एक जैसे कानून के तहत उनको विनियमित करना चाह रहे हो, तो ऐसे क्या होगा, लोगों में असंतोष की भावना पैदा होगी, ठीक है? असंतोष पैदा होगा। तो इस प्रकार से इसके विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। तो आगे की राह क्या हो सकती है? भई देखो, ये हो सकती है, चलो ठीक है कि ये मान लिया जाए, जैसा कि विधि आयोग ने भी सुझाव दिया है कि अभी फ़िलहाल जो है हमें एक जो है समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी हम एक आदर्श जो है, एक आदर्श जो समान नागरिक संहिता के बारे में विचार तो कर ही सकते हैं, जिसमें जो सभी धर्मों के जो सर्वोत्तम तत्व है ना, सर्वोत्तम तत्व हैं, भई उनके बारे में जो सर्वोत्तम तत्व हैं उनको शामिल किया जा सकता है, ठीक है? और जो व्यक्तिगत कानून है ना, इनमें सुधार, इनको स्वतः ही सुधार कर लेना चाहिए। जो ये दुहाई देते हैं कि हमारा ये पर्सनल मामला है, तो उनको स्वयं ही अपने धर्म में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर किसी का उत्पीड़न होगा तो वो भी जो है उचित नहीं है। मूल अधिकारों को प्राथमिकता देनी ही चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत मामला ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर यदि आप किसी के मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो भी मतलब जो है यह उचित नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार से आगे की राय यही कि व्यक्तिगत कानून में सुधार करना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक क्यों चर्चा का विषय है, और टॉपिक देख लेते हैं हम। ये है अपना आधार। आधार तो सुर्खियों में बना ही रहता है, आधार तो सुर्खियों में बना ही रहता है। और फिलहाल ये क्यों चर्चा में आया है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये आधार है, तो आधार क्या होता है? तो आधार है भाई बायोमेट्रिक पहचान। क्या है? बायोमेट्रिक पहचान। तो यह 2010 में 2010 में इसको लाया गया था, ठीक है? आधार क्या है? यह 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, ठीक है? और इसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका अंगूठा, आपकी रेटिना का प्रयोग करके और कुछ जनांकीय सूचनाओं का भी सम्मिलन कर दिया जाता है, ठीक? आपकी निजी जानकारियाँ इसके अंदर रहती हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि एक जो है 2016 में आधार अधिनियम के तहत जो कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में आधार के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है? और अब चर्चा का विषय ये इसलिए बना है क्योंकि आधार कार्ड न होने के कारण लगभग 3 करोड़ राशन कार्डों को जो है रद्द कर दिया गया है, और इसमें उन परिवारों को सूचित भी नहीं किया गया। ये अत्यंत ही चिंतनीय है। क्यों चिंतनीय है? क्योंकि कोविड-19 की महामारी में वैसे ही जो है अर्थव्यवस्था जो है बुरी तरह से त्रस्त हो गई है। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, और हमने देखा कि कितने आदिवासी इलाकों में आपने ये घटनाएं हमने पढ़ी कि भूख के कारण लोग मर रहे हैं, जबकि हमारे भारत में हम जो है अन्न उत्पादन में सक्षम हैं। हमारे यहाँ पे अधिशेष यानी कि आवश्यकता से अधिक हम उत्पादन करने में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी जो है भुखमरी से हमारे यहाँ पे जाने जा रही हैं, और भुखमरी सूचकांक में हमारा अत्यंत निम्न स्तर जो है, निम्न स्कोर जो रहता है, तो वह चिंतनीय है, चिंता का विषय है। ऐसे में आधार पर सवाल उठते ही हैं।
ठीक है? तो ये चर्चा का विषय है और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था आधार के संदर्भ में, ठीक है? तो वो भी देख लेते हैं। तो आधार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अ, भई कुछ चेतावनियाँ उन्होंने दी थी, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी माना कि आधार की जो संवैधानिक वैधता है वह ज़रूरी है। उन्होंने कुछ चेतावनियों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, ठीक है? उन्होंने कहा था कि हर मामले में आधार नहीं माँग सकते हो, लेकिन आयकर रिटर्न जमा करवाना है या फिर स्थायी खाता संख्या जो पैन नंबर होता है आपका, पैन कार्ड होता है, तो उसके आवंटन के लिए तो आधार ज़रूरी है। किंतु सरकार जो है, क्योंकि इसमें निजी जानकारियाँ सम्मिलित रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है डाटा की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून लाए, ठीक है? और आप जो डाटा का भंडारण करते हो ना ये 5-5 वर्ष तक, इसको आप कम करके 6 महीने तक करें। कितने महीने तक भई? 6 महीने तक करें आप, ज़्यादा देर तक आप भंडारण नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आधार को लागू करने में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है? तो चुनौतियाँ क्या हैं? नंबर 1 तो भाई निजता की समस्या है। अगर आप हर चीज़ में आधार को जोड़ने लग गए, तो ये तो हमारी निजी जो जानकारियाँ हैं उसकी वो तो आपके पास इकट्ठी हो जाएँगी, तो राज्य एक निगरानी कर्ता बन सकता है। राज्य क्या करेगा? एक मतलब निगरानी कर सकता है वह अपने नागरिकों की। नंबर 2 राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है, ठीक है? अगर इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब लीक हो गई, तो ये हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए भी खतरा है भी, ठीक है? तो उसके बाद क्या है, अत्यधिक वंचित वर्ग को सेवाओं का लाभ न मिल पाना, ठीक है? यदि आप हर चीज़ में आधार कार्ड को जोड़ करके ही आप लाभ दोगे, कल्याणकारी स्कीम्स का जो योजनाएँ हैं उनका लाभ यदि आप आधार से लिंक करके ही देना चाहते हो, तो जो अब हमारे देश में इतनी जो टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है और इतने भी साक्षर लोगों में इतना अधिक ज्ञान नहीं है, लोगों में ये संज्ञान नहीं है कि आधार कार्ड इतना आवश्यक है। आप जो है आदिवासी इलाके में, आप पहाड़ी क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, गाँव में जाएँगे, उन्हें इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं है, उनके पास फ़ोन तक नहीं है। अब उन्हें नहीं पता है कि आधार कार्ड बनवाने से ही आपको खाना मिलेगा। अब जो पीडीएस सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो खाना मिलता है, तो यदि उनको तो फिर मिल ही नहीं पाएगा। यदि आप इस जिस प्रकार से आधार कार्ड के तहत ये 3 करोड़ राशन कार्ड जो है रद्द कर दिए गए हैं, तो इस प्रकार से तो भुखमरी की समस्या बनी ही रहेगी बल्कि बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार से। और नंबर 4 क्या है, केएस पुट्टास्वामी वाद आया था, तो उन्होंने कहा था कि अब जो है निजता का अधिकार नागरिकों का मूल अधिकार है भई, मूल अधिकार, ठीक है? तो जैसे आप आधार को हर चीज़ में लागू करेंगे, तो मूल अधिकार का हनन हो जाएगा, तो ये तो मूल अधिकार का हनन हो गया, ठीक है? चलिए, अब इसने कहा कि ये तो समस्याएँ हैं, ठीक है? अब आगे की राह क्या हो सकती है? देखिए, गवर्नमेंट ने रद्द क्यों किए होंगे? क्योंकि फर्जी कुछ तो उनमें से आधार कार्ड होंगे। फर्जी आधार कार्ड के आधार पर जो है फ्री में राशन लेने की जो व्यवस्था है, जो लीकेज है पीडीएस सिस्टम में, उसको रोकने के लिए क्या होगा कि भई जिनके पास आधार नहीं है, तो उनको उनके राशन कार्ड ही भई राशन कार्ड कई बार क्या होता है बीपीएल का राशन कार्ड बन गया है, ठीक है? इस प्रकार से। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, आगे की राह क्या हो सकती है? देखिए, और लेकिन कुछ जो है वो वाक़ई में बेचारे ऐसे लोग होते हैं, संवेदनशील वर्ग होता है, जो अनभिज्ञ होते हैं इन चीज़ों से, जिनको इतनी जानकारी नहीं होती है, तो वो जो है हर मामले में फिर उनकी दुर्दांत स्थिति बनी ही रहती है, बुरी स्थिति उनकी बनी रहती है। तो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक जो है, आगे की राह यही हो सकती है कि सरकार ने इस मामले में एक व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पारित किया हुआ है, जो कि संसद की संयुक्त समिति की जाँच के तहत उस पर जो है कार्रवाई चल रही है। तो एक मजबूत, तो बस यही उम्मीद की जा सकती है कि जो है पक्ष और विपक्षी दल मिल कर के और जो ये एक्सपर्ट, जो ये विशेषज्ञ समिति है, इनके सुझावों को देखते हुए एक मजबूत व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक जो है पारित किया जाए, एक अधिनियम पारित किया जाए, जिससे लोगों में ये विश्वास जमे कि उनकी जो निजी जानकारी है वो सुरक्षित रहेगी। अब दूसरी बात, आधार के उपयोग को ना सरल बनाना चाहिए। अब ये नहीं कि आधार आप लागू तो अनिवार्य तो कर रहे हैं, लेकिन अब उसका प्रयोग ही नहीं करना आ रहा, लोगों को जानकारी ही नहीं है उसको कि कैसे इसे उपयोग करें, तो उसको उपयोग को सरल बनाना चाहिए कि भी आसानी से उसको उपयोग किया जा सके, ठीक है? नंबर 3 कि घोस्ट आधार कार्ड से निपटना, कि भई जो ये फर्जी आधार कार्ड बनते हैं ना, तो इनसे निपटना चाहिए, नहीं तो ये समस्या ज्यों की तो बनी ही रहेगी, ठीक है? चलिए, अब आगे चलते हैं। अब ये जो है ये टॉपिक है हमारा गैम्बलिंग या जुआ।
और ये चर्चा चल रही है कि क्यों ना गैम्बलिंग को, क्यों ना जुए को वैधता प्रदान कर दी जाए। दरअसल भारतीय समाज में अभी जो गैम्बलिंग है, जुआ है, वो वैध नहीं है, यह एक अवैध खेल है। अवैध है। दाँव ये जो दाँव लगाते हैं, सट्टेबाज़ लगाते हैं, ये अवैध है भारत में, ये इसको जो है लीगल नहीं माना जाता है। अब बहुत सारी कमेटियों ने और बहुत सारे विशेषज्ञों ने और यहाँ तक कि जो है न्यायमूर्ति ने भी टिप्पणी की है कि अब समय आ गया है इसको जो है विनियमित किया जाए, इसको वैधता प्रदान की जाए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं और ये इसके बारे में हम चलिए जान लेते हैं कि ऑनलाइन जुआ जो है या फिर जुआ, सट्टेबाज़ी कुछ भी कहिए, ये राज्य सूची का विषय है। क्या है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है? अ, ठीक है, 1 मिनट। यह जो जुआ है, यह राज्य सूची का विषय है, ठीक है? 1 मिनट, हमने पहले टॉपिक में क्या पढ़ा था समान नागरिक संहिता में कि यह समवर्ती सूची का विषय है। देखिए समवर्ती सूची में मैंने ये बोल दिया था कि इसमें राज्य ही कानून बनाएँगे, जबकि समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब दोनों ही एक ही विषय पर कानून बना दें, मान लीजिए केंद्र ने भी बना दिया और राज्य ने भी बना दिया, तो उसमें केंद्र सरकार का जो कानून है वह अधिक प्रभावशाली रहेगा। लेकिन फिर भी जो है संसद इस प्रकार से बचने का प्रयास करती है और कहती है कि यह तो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और राज्य इस प्रकार का कानून बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात रह गई थी। चलिए, अब गैम्बलिंग के बारे में हम क्या कहेंगे? गैम्बलिंग या जुआ क्या है? तो यह इसमें बताया गया है कि यह राज्य सूची का एक विषय है और राज्यों को पूरा-पूरा अधिकार है कि इसको विनियमित करें, ठीक है? वित्त अधिनियम 1994 में जुआ या सट्टेबाजी का अर्थ क्या बताया गया है कि किसी मूल्यवान वस्तु को लाभ के उद्देश्य से दांव पर लगाना, ठीक है? और लॉटरी जो है, लॉटरी जुए से बाहर रखा गया है और लॉटरी जो है वो लॉटरी विनियमन अधिनियम से विनियमित होती है, मतलब लॉटरी जुआ नहीं है। ठीक है? और जुए को वैध बनाने के पक्ष में क्या-क्या तर्क दिए जा रहे हैं, तो हम उन तर्कों को देख लेते हैं। भई विधि आयोग ने सुझाव दिया है पहली बात कि भई विधि आयोग ने भी ये सुझाव दिया है कि अब ये समय है कि हम जुए को वैध बनाएँ। अब समझने की बात है ऐसा क्यों कहा होगा? अब देखिए, क्योंकि जो जुआ होता है ना उसमें काले धन की मात्रा अधिक लगी होती है। ज़्यादातर अधिकतर उसमें काला धन ही लगा हुआ होता है। लेकिन यदि आप उसको वैध बना देंगे तो फिर काले धन का जो है आप उसकी निगरानी कर सकते हो और ये काले धन का इस खेल में अभाव हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो मतलब जब ये बात होती है कि जब सरकार किसी चीज़ को अवैध घोषित करती है, तो वो चीज़ जो है अंडरग्राउंड चलती ही रहती है। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं चलती, तो चलती तो है, बल्कि इससे काले धन की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, तो इससे काले धन पर नियंत्रण संभव है। नंबर 3, खेलों में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। भई खेलों में यदि सरकार ने जो है इसको अवैध घोषित किया हुआ है तो भी मैचों में फिक्सिंग तो होती ही है। जैसे क्रिकेट जैसे मैच में बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी होती है, लेकिन इसका ठीक से विनियमन करके हम इस प्रकार की समस्याओं को रोक सकते हैं, ठीक है? जब सरकार विनियमित करेगी ना इसको, तो इस प्रकार की समस्याएं कम ही देखने को मिलेंगी। अब संयोजक अपराध पर नियंत्रण, ये क्या बात हुई? भाई संयोजक अपराध वे होते हैं जिस प्रकार से ये चोरी, लूटपाट, किसी से कुछ छीन लिया। अब सोच के देखिए, अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं, चोरी का माल है, ये कहाँ पे जाता है? भई ये एक जो है इस प्रकार की चीज़ों में दाँव पे लगा दो आप, इस प्रकार के खेलों में ही इस तरह के धन का प्रयोग किया जाता है, चोरी का माल, लूट का माल, ठीक है? लेकिन यदि आप उसको वैध बना देंगे तो वहाँ पे आप चोरी का माल लगा पाएँगे क्या? नहीं लगा पाएँगे। तो फिर लोगों को मोटिवेशन नहीं रहेगा कि इस मतलब इस धन का किया जाए। ठीक है? अब नंबर 5, राजस्व का सृजन होगा। तो ये भी तो है कि इस प्रकार के खेल से जो कि ऑलरेडी ये गतिविधियाँ चल ही रही होती हैं, भले ही सरकार ने इसको अवैध घोषित किया है, लेकिन सबको पता रहता है कि ये जो गतिविधियाँ हैं, ये धड़ल्ले से चल रही होती हैं। जुआ, सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग चल रही होती हैं। लेकिन यदि सरकार इनको विनियमित करेगी, एक तो उनको सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, दूसरा जो है इसको सही से विनियमित करके जो समाज में जो ये जुए की प्रवृत्ति जो है घर कर रही है, इसको विनियमित किया जा सकता है। ठीक है? नंबर 6 है सामाजिक हित। अब सामाजिक हित में कैसे? अब जुए को वैध करना सामाजिक हित में कैसे हो गया? देखिए, अब जो कुछ संवेदनशील वर्ग हैं, जैसे गरीब लोग हैं, अब उनमें से बहुत से सारे ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इसमें थोड़े से पैसे लगा के देखें और हमारी किस्मत चमक जाए। किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे और इसमें अपनी जो बची-खुची जो धन संपदा थी, जो मेहनत से कमाई हुई थी, वो दाँव पे लगा के फिर एकदम से सब चौपट हो जाता है उनका। ठीक है? तो अगर सरकार जो है इस जुए को वैध बनाएगी, तो जो है उनको
इसके प्रति होने वाले जो खतरे हैं, जो आप सोच समझ के फैसला नहीं लेते हो, उसके बारे में सरकार सचेत कर सकती है। भई इस प्रकार से यदि आप खेल ही रहे हो, तो आप विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लीजिए, है ना? विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लीजिए और इसके खतरों के बारे में भी जो है बता सकती है। तो इस प्रकार से सामाजिक हित तो हुआ ना कि संवेदनशील वर्ग को एक तरह का संरक्षण प्रदान करेगी सरकार, ठीक है? और विपक्ष में क्या कहेंगे? देखो, विपक्ष में तो ये है कि इंडिया का जो कल्चर है, जैसे कि महाभारत काल से हम क्या देखते आए हैं कि भई जुआ जो है ना, जुआ जिसने खेला है उसका सब कुछ लूट पिट गया, और जुआ अच्छी चीज़ नहीं है, नैतिक है। ये हमारी सांस्कृतिक मूल्यों का के पतन को दर्शाती है। पहली बात तो यही है। दूसरा, जुए की लत जो है ना, यह जुए की एक लत सी लग जाती है। मतलब इससे क्या होता है कि आप है ना, मतलब कुछ मेहनत क यदि आप जुए को वैधता प्रदान कर रहे हो, तो इससे युवाओं को एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, हम कोई गलत काम तो कर ही नहीं रहे, तो गवर्नमेंट भी कह रही कि ठीक है, वैलिड है। अब तो सरकार ने भी वैलिड कर दिया। तो क्या होगा, इससे अपराध की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इससे जो मानसिक तनाव है, क्योंकि आप दांव पे लगाओगे, आप हार जाओगे, फिर हार जाओगे, तो इससे क्या होगा, आप एक स्ट्रेस में चले जाओगे, जहां आप कुछ मेहनत या फिर कुछ स्किल्ड वर्क नहीं करना चाह रहे हो, आप सिर्फ बैठे किस्मत के सहारे अपना अपनी किस्मत पर दांव लगा रहे हो, ठीक है, कि भाई पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी की बुरी है, और आप बस बैठे बैठे अपनी धन संपदा गवा रहे हो। इससे एक तो ये हो सकता है। फिर चलिए आगे की राह क्या हो सकती है? राह देखिए ऐसी हो सकती है कि गवर्नमेंट क्या करे, इसको मान लीजिए, इसको यदि वैधता प्रदान कर ही रही है, तो इसको वर्गीकरण कर दो भई। एक तो यथोचित जुआ यानी कि प्रॉपर गैम्बलिंग हो जाए, और एक हो जाए लघु जुआ। भई जो प्रॉपर गैम्बलिंग है ना, वो उच्च आय वाला जो वर्ग है ना, जो कि इस उच्च जोखिम को वहन करने की क्षमता रखता है। भई हार भी जाए तो उनके पास अब भी पर्याप्त मात्रा में संपत्ति बची हुई है। भई ये जुआ तो उनके लिए होना चाहिए, और जो लघु जुआ हो ना, वो निम्न आय वर्ग के लिए होना चाहिए कि भई तुम्हारी आय कम है, तो तुम इतनी सीमा तक ही जुए पर कोई धनराशि लगा सकते हो, ठीक है? नंबर 2, तो ये जो जुआ खिलाने वाला खेल होता है, कई बार हम देखते हैं कि जुआ खिलाने वाला ही एक करप्ट आदमी होता है, तो जिससे कि इनकी मिली-जुली भगत होती है। तो ऐसे में जो है इस तरह का खेल में आप देख सकते हैं कि कोई पारदर्शिता नहीं होती। तो ऐसा किया जा सकता है कि जो भारतीय लाइसेंस ऑपरेटर हैं, उन्हीं के द्वारा इस प्रकार का जुआ प्रस्तुत किया जाए, ताकि एक पारदर्शिता तो रहे खेल में। भई किसी का यदि आप किस्मत ही आज़मा रहे हो, तो ढंग से तो देखा जाए, पारदर्शिता तो होनी चाहिए उसमें, ठीक है? अच्छा, अब लगातार हारते जाने को नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, अब मान लीजिए कोई हार रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक तरह का वहम हो जाता है, एक तरह की लत पड़ जाती है कि जब तक सब कुछ लूट-पिट ना जाए ना, तब तक आप दाँव पर लगाते ही रहते हैं, लगाते ही रहते हैं। तो इस पे कंट्रोल करना चाहिए, इस पे कंट्रोल करना चाहिए कि बस आप 3 से 4 बारी हारने के बाद अब फिर आप जुआ खेल ही नहीं सकते। भई यूपीएससी का ही देख लो, 6 ही अटेम्प्ट दिए हैं। अब किसी को इतना लगाव है मान लीजिए यूपीएससी से, तो वो तो बुज़ुर्ग अवस्था तक यूपीएससी की तैयारी करता रहेगा और उसके अटेम्प्ट देता रहेगा। लेकिन यहाँ पे उनकी जो इस प्रकार के लगाव को मतलब विनियमित किया गया है कि भैया आप 6 बार ही फेल हो लो, उसके बाद आप कुछ और काम धंधा देखो यार, तुम्हारे बस की नहीं है। ये होता है ना? तो इस प्रकार से जो है आप हारते जाने को नियंत्रित कर सकते हो, ठीक है? अब जुए के विरुद्ध जो है सूचना, सूचना में क्या होगा कि आप जब जुए को वैधता प्रदान करेंगे ना, तो उसके बारे में संपूर्ण सूचना देंगे कि देखिए इसके ये जो है जोखिम हो सकते हैं, और आप इन जोखिमों की ज़िम्मेदारी जो है यदि ले सकते हो, तो आप इस खेल को खेल सकते हो, और इसको विभिन्न प्रकार से विनियमित करते हुए जो संवेदनशील वर्ग हैं, उनका संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। और न्यायमूर्ति जो डीपी मेडन हैं, उन्होंने भी इसका पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे कानून होते हैं, समाज को शासित करने के लिए बने होते हैं, और उन्हें समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए। उन्होंने भी कहा है कि कहीं न कहीं अब समय आया है कि इसको विनियमित करना चाहिए। चलिए, अभी ये लास्ट टॉपिक है हमारा, राज्य और मंदिरों का विनियमन। अब ये चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि जो हम अपने साउथ स्टेट्स में, हम अपने नॉर्थ स्टेट में देखेंगे, मिडल ईस्ट में देखेंगे, तो हम पाएँगे कि ये जगह-जगह ये लोगों के द्वारा माँग उठाई जा रही है कि सरकार को मंदिरों के प्रबंधन से अपने आप को दूर रखना चाहिए, ठीक है? तो राज्य के द्वारा मंदिर का विनियमन किस प्रकार से किया जाता है, वो हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि राज्य के द्वारा मंदिरों का जो कामकाज है एवं उनका प्रशासन है, उसकी निगरानी करने के लिए कुछ प्रशासनिक विभागों की नियुक्ति कर दी जाएगी। कभी-कभी जो गैर वंशानुगत न्यासी होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, भई राज्य इंश्योर करता है कि ये वंशानुगत परंपरा फॉलो नहीं होनी चाहिए कि पुजारी का बेटा फिर से पुजारी, उसका बेटा फिर से पुजारी, इस प्रकार से उनकी पीढ़ी पूरी पुजारी-पुजारी चलती रहेगी। ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए। फिर बजट की स्वीकृति
कि भाई मंदिर के रख रखाव के लिए इन सब में कितना बजट लगेगा, तो ये सब देखता है। तो ये सब कार्य जो है राज्य संभालता है। तो अब लोगों का कहना है कि आपका इनमें कोई भी रोल नहीं है, आपका ये काम नहीं है, तो आप इनसे दूर रहिए। अब देखिए पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। पक्ष मतलब भाई राज्य को मंदिर का प्रबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस करना चाहिए। मतलब पक्ष में क्या है कि करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो सामाजिक सुधार के लिए। देखिए सामाजिक सुधार के किस लिए? क्योंकि यदि वंशानुगत पुजारी व्यवस्था होगी ना, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो है करप्शन होता है, करप्शन होता है, ठीक है। और क्योंकि जो पुजारी लोग हैं उनकी रसूखदार जो लोग हैं उनसे जो है जोड़ गांठ जोड़ हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो एक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, भाई किन लोगों को मंदिर में आने देना है, किन को नहीं आने देना है ना। और तो इस प्रकार से, और मान लीजिए कोई योग्य व्यक्ति है जिसको धर्म के बारे में पूरी ज्ञान है, कोई योग्य व्यक्ति है, तो उसको तो नियुक्त किया ही नहीं जाएगा पुजारी। तो पुजारी तो अपने बेटे को, और वो अपने बेटे को, भले ही वह योग्य हो चाहे वह ना हो, चाहे भले ही उसको उस धर्म के सभी तत्वों का, सभी सिद्धांतों का अच्छे से पता हो या ना हो, ये तो एक गलत प्रथा है। तो गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार हो सकता है, सार्वजनिक प्रवेश को बंद किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से राज्य हस्तक्षेप करता है कि इस प्रकार से धर्म में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ जो है दुर्भावना से काम नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा, भई यह भी पक्ष में तर्क दिया जाता है, क्योंकि जो भारत का जो पंथ निरपेक्षता है ना, वह हम जो है भारत में जो है वो धर्म से कठोर जो है कठोर पृथक्करण को प्रोत्साहित नहीं करता है। यानी कि राज्य और धर्म पूरी तरह से अलग है। इस प्रकार का कठोर पृथक्करण जो है वो हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है उसके अंदर सम्मिलित नहीं है। बल्कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है ना, वो तो सभी धर्मों के प्रोत्साहन को, सभी धर्मों के मेल-जोल को बढ़ाने का काम करती है। तभी तो हम हज सब्सिडी देते हैं, तभी तो हम कुंभ के मेले का आयोजन करते हैं। यदि हम कठोर पृथक्करण को अपनाते, तो क्या हम मतलब ये सब्सिडी वगैरह और ये कुंभ के मेले का आयोजन करते? नहीं करते, ठीक है। तो आप देखिएगा कि भारत की हमेशा ही जो पंथ निरपेक्षता है उसका झुकाव रहा है इनको प्रोत्साहन देने में। अब नंबर 3 कि मंदिरों का कुशल प्रबंधन। भई जब राज्य काम करता है, राज्य हस्तक्षेप करता है, तो दान जो मंदिरों को में जो दान आता है, दान पुण्य लोग देते हैं, संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसका एक बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। क्योंकि राज्य जो है वो राज्य हमारा कैसा है? कल्याणकारी राज्य है। तो लोगों के कल्याण के लिए ही वो काम करता है। तो इससे क्या होगा, उस जो दान राशि है उसका बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, संरक्षण हो सकेगा। और इसके लिए सरकार ने पूर्त विन्यास अधिनियम भी जो है लागू किया हुआ है। अच्छा, अब निधियों की अधिक मात्रा। हमने देखा कि कुछ मंदिरों में ना मतलब अत्यधिक मात्रा में धनराशि आती है दान में, तो वह राशि कहाँ जाती है, किस प्रकार से प्रयोग होती है, तो इस संबंध में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है, ताकि उसकी उसकी जो धनराशि का किस प्रकार से उपयोग किया जाए और उसका एक न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाए, या फिर उसका उपयोग जो है वो अच्छे कामों के लिए किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है भाई राज्य जो है उसका प्रबंधन करे, ठीक है। जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरला का, उसमें कितनी सारी धनराशि जो है मंदिर में जो है पाई गई, और कितनी सारी धनराशि बहुत सारे मंदिरों में आती भी है। इस प्रकार से ये सारे जो पक्ष में तर्क दिए जाते रहे हैं। अच्छा, विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं। अब विपक्ष में ये तर्क हैं कि भई धर्म जो है, धर्म का धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार के तहत जो है चल या अचल संपत्ति के अर्जन का भी जो है व्यक्तियों को अधिकार है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि ये अधिकार युक्त निर्बंधनों के तहत हैं, यानी कि असीमित अधिकार नहीं है। राज्य इनको लोक स्वास्थ्य के लिए या फिर जो है लोक व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य के को देखते हुए इन पे प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसके विपक्ष में क्या और कुछ कह रहा है कि मंदिर की संपत्ति के प्रबंधन में ना भ्रष्टाचार भी तो होता है। आप क्या सोचते हैं कि राज्य पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है? हमने कई बार क्या देखा है कि राज्य के अधिकारी, राजनेता ही इस चीज़ में भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं कि कहीं मंदिरों से जो है चोरी हो गई, मंदिर की धनराशि का दुरुपयोग हुआ, गबन किया गया, अपने ही जो है लोगों को जो है नियुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। दूसरा कि भाई मंदिर के निकायों का राजनीतिकरण हो जाता है। अब जो राजनेता हैं, अब क्या वो मंदिर के ट्रस्टी बना दिए गए हैं, विभिन्न विभागों में वो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपने ही लोगों को नियुक्त कर दिया गया है, तो क्या उन लोगों में उस आध्यात्मिकता का असर है? भाई मंदिर का प्रबंधन करना है, मंदिर का, तो वो उस स्तर के आध्यात्मिक है नहीं है। क्या वो उससे अपनी आत्मीयता तो को जोड़ पाते हैं कि भाई हमें मंदिर की परंपरा, इसकी संस्कृति, इसके कल्चर को हमें आगे लेके जाना है, इसको बढ़ाना है, कैसे इसको प्रोत्साहन देना है, किस प्रकार से? तो उनमें इस प्रकार की भावना नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए,
अब आगे की राह क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है कि राज्य और मतलब जो राज्य है और जनता है, मिल कर के उसका प्रबंधन करे। भई जन भागीदारी होनी चाहिए, तभी पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। जब जब तक जवाबदेहिता नहीं होगी ना, मतलब जब सरकार उसका प्रबंधन करे तो उसको पूरा-पूरा जानने का अधिकार हो जनता को कि आपने ये धनराशि कहाँ और किस प्रकार से प्रयोग में करी है। ठीक है? दूसरी बात कि डॉक्टर जो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको हम लिख सकते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वाद आया था 2014 में। तो उसमें क्या कहा गया था कि राज्य की जो ये मंदिरों के विनियमन करने की जो राज्य की शक्ति है, वह अनिश्चित काल के लिए इनके प्रशासन का अधिक्रमण करना नहीं है। ठीक है? तो ये बोला गया था। तो इसमें कुल मिलाकर के एक पारदर्शिता और जवाबदेहिता का तत्व शामिल होना ही चाहिए। ठीक है? चलिए। चलिए ठीक है, बाय-बाय।